अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कुछ मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ, आसान कुछ देखते हैं इस हवाले से। जी इस एग्जाम्पल का जरा मुझे जी इसका आंसर बताइएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको करने के लिए दी थी। इसमें असेंबली डिपार्टमेंट का जो है वो शेयर क्या बनता है रेंट में। जी असेंबली डिपार्टमेंट का शेयर बनेगा ₹1200 और स्टोर्स डिपार्टमेंट का शेयर बनेगा ₹2000। क्या यही आ रहा है सबका? ओके हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग अभी एक थोड़ा सा एक लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन करेंगे, जिससे थोड़ा सा हमें एक एक्सपोजर ये मिलेगा कि प्रैक्टिकली ये चीज़ किस तरह से होती है, यानी कि ये अपोर्शनमेंट रीअपोर्शनमेंट ये हम कैसे करते हैं, इस चीज़ का हमें थोड़ा सा आइडिया जो है वो इससे मिलेगा। आप लोगों के जो नोट्स हैं आपके नोट्स में एग्जाम्पल नंबर 3 है। जी ये आपके नोट्स पे ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, डू और डाई कंपनी। A manufacturing company which uses 3 production departments, machining, assembly and finishing। ये 3 उसके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट, स्टोर्स एंड मेंटेनेंस। जी स्टूडेंट्स, किसी के पास अगर ये नोट्स का पीडीएफ पड़ा हुआ है तो जरा आप मुझे सेंड करते हैं, मैं ग्रुप में दोबारा शेयर कर दूंगा। तो इसके अंदर क्या है कि जी 3 आपके पास प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स हैं और 2 सर्विस सेंटर्स हैं। 3 प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स हैं और 2 सर्विस सेंटर्स हैं। अब उन्होंने जो अनीस एक एक मुझे जरा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी शेयर कर दें तो अच्छा है। अब ये जी वो इसमें बता रहा है कि जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल है तो इनडायरेक्ट मटेरियल किस डिपार्टमेंट ने कितना कितना यूज किया है, ठीक है। इनडायरेक्ट लेबर है तो किस डिपार्टमेंट ने कितनी कितनी इनडायरेक्ट लेबर यूज की है।
फिर नीचे कुछ दिए हुए अदर एक्सपेंसेस। अब ये जो अदर एक्सपेंसेस उसने बताए हैं, इन अदर एक्सपेंसेस में फैक्ट्री रेंट बताया उसने 1 लाख का है। हीट एंड लाइट कॉस्ट वो बता रहा है, हीटिंग एंड लाइटिंग का। हीटिंग एंड लाइटिंग वो बता रहा है 80,000 रुपीज का है, और इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी जो है वो 20,000 रुपीज की है। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग जो है वो भी उसने 50,000 रुपीज की बताई है। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 70,000 रुपीज है। पावर यूजेज 40,000 रुपीज है। शुक्रिया हसन। और सैलरीज जो हैं, सैलरीज जो हैं वो 25,000 रुपीज के हैं। जी जज़ाकल्लाह। जी ये मैंने नोट्स ग्रुप में शेयर कर दिए व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपको मिल जाएंगे। जी मैंने ग्रुप में जाहिद साहब सेंड कर दिए। क्लास नोट, ये प्रैक्टिस नोट्स भी शेयर कर दिए हैं और वो एग्जाम पैक भी शेयर कर दिए, दोनों शेयर कर दिए। अब वो कह रहे हैं जी, इसके बाद नीचे उसने कुछ इंफॉर्मेशन दी हैं, जैसे स्पेस ऑक्यूपाइड वो बता रहा है कि किस डिपार्टमेंट ने कितना कितना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ। फिर वैल्यू ऑफ मशीनरी वो बता रहा है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी मशीन की वर्थ कितनी कितनी अमाउंट की जो है वो मशीनरी पड़ी हुई। ये इंफॉर्मेशन उसने आपको बताई हैं। और फिर उसके बाद हॉर्स पावर, ठीक है, ये उसने बताई है कि कितनी पावर यूजेज के लिए एक सूटेबल बेस होगी। फिर नंबर ऑफ वर्कर्स वो बता रहे हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितने कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। उसने अब इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिवीजन करके बताया। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे कि कल मैंने कहा था कि जब भी नंबर ऑफ वर्कर्स आए और अगर उसने उसको स्प्लिट किया हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्कर्स में, तो आपने उनको ऐड करके टोटल बेस के तौर पे यूज करना है। 18, इसमें भी टोटल वर्कर्स 18 बनते हैं, इसमें टोटल वर्कर्स 12 बनते हैं, इसमें टोटल वर्कर्स 8 बन रहे हैं, इसमें टोटल वर्कर्स 4 बन रहे हैं, और टोटल हमारे पास 60 वर्कर्स। तो हम ये जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, हम इनको बेस यूज करेंगे। सिर्फ डायरेक्ट वर्कर्स नहीं लेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वर्कर्स को इसमें कंसिडर करेंगे। फिर लेबर आर्ट्स की इंफॉर्मेशन है, तो लेबर रिलेटेड कॉस्ट के लिए लेबर आर्ट्स की इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, लेकिन लेबर आर्ट्स की निस्बत हम नंबर ऑफ वर्कर्स को प्रायोरिटी देंगे। उसकी वजह ये है कि लेबर आर्ट्स की इंफॉर्मेशन सारे डिपार्टमेंट्स में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 3 डिपार्टमेंट्स की अवेलेबल है। मशीनिंग की अवेलेबल है, फिनिशिंग की अवेलेबल है, स्टोर्स की अवेलेबल है, बाकी डिपार्टमेंट्स की अवेलेबल नहीं है। सो फिर इसलिए जो लेबर रिलेटेड कोई भी कॉस्ट है तो उसके लिए सूटेबल बेस नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, ना कि लेबर आवर्स, इस क्वेश्चन के हिसाब से। इसी तरह मशीन से रिलेटेड एक और बेस इंफॉर्मेशन है मशीन आर्ट्स। अगर हम मशीन आर्ट्स को बेस यूज करेंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ हमारे पास मशीनिंग और असेंबली की है, बाकी डिपार्टमेंट्स की नहीं है। यानी कि पूरा का पूरा एक्सपेंस ही सिर्फ 2 डिपार्टमेंट्स को चार्ज हो जाएगा। तो इसलिए मशीन आर्ट से भी बेहतर ऑप्शन ये है कि हम लोग मशीन रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए वैल्यू ऑफ मशीनरी को यूज करें, और लेबर आवर्स की बजाय लेबर रिलेटेड कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ वर्कर्स को बेस यूज करें। नीचे वाली इंफॉर्मेशन रीअपोर्शनमेंट के लिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जी। ये क्वेश्चन आप लोगों के पास है नोट्स में भी, अब मैंने ख्याल नोट्स आपको
PDF सेंड भी कर दिया है। तो इसकी हम बनाएंगे ओवरहेड एनालिसिस शीट। इसकी हम बनाएंगे ओवरहेड एनालिसिस शीट बनाएंगे। आप लोग चाहें तो इसकी इस पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि जब आप वर्किंग करें, कैलकुलेशंस करें, तो ये आप सबके पास हो, क्योंकि आप लोगों ने मुझे लिखवाना है और मैंने करना है। जी डन, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं, यानी कि इससे हमें आइडिया होगा कि प्रैक्टिकली ये जो शीट है, ओवरहेड एनालिसिस शीट, ये कैसे बनती है। इसके लिए ये हम एक फॉर्मेट बनाते हैं। ये हमारा नोट्स का ओवरहेड एनालिसिस शीट। ओवरहेड एनालिसिस शीट, ये ओवरहेड एनालिसिस शीट में देखें, दो उसने कहा कि 3 प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स हैं, मशीनिंग, असेंबली, फिनिशिंग, और 2 सर्विस सेंटर्स हैं, स्टोर्स और मेंटेनेंस। और इस ओवरहेड एनालिसिस शीट में पहले एलोकेशन होगी, फिर अपोर्शनमेंट होगी। इस सीक्वेंस से हम लोग इसमें चलेंगे। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले एलोकेशन से स्टार्ट लेते हैं। अब ये जो हमारे पास जो एक्सपेंडिचर्स हैं, वो जो कॉस्ट की एक लिस्ट दी हुई है, उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल है सबसे पहले। अब किस डिपार्टमेंट ने कितना इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम किया है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको उसने डिपार्टमेंट वाइज बता दी है। जैसे मशीनिंग डिपार्टमेंट ने 1,50,000 रुपीज का यूज किया मटेरियल, असेंबली ने 1,20,000 का, फिनिशिंग ने 90,000 रुपीज का, और स्टोर्स ने 60,000 रुपीज का इनडायरेक्ट मटेरियल यूज किया। अब ये जिस डिपार्टमेंट ने जितना मटेरियल यूज किया, वो कॉस्ट पूरी की पूरी उस डिपार्टमेंट को चार्ज कर देंगे, और हम इसको कहेंगे जी यहाँ पे ये एलोकेशन हो रही है। इनडायरेक्ट मटेरियल। जी, मशीनिंग डिपार्टमेंट इनडायरेक्ट मटेरियल यूज कर रहा है 1,50,000 रुपीज का। असेंबली ने यूज किया 1,20,000 रुपीज का। फिनिशिंग ने यूज किया है 90,000 रुपीज का। स्टोर्स यूज कर रहा है 60,000 रुपीज का, और मेंटेनेंस ने कोई भी यूज नहीं किया। तो ये टोटल कितना बन जाता है जी? 4,20,000 आई गेस। तो जिसने जितना जितना यूज किया था, उतनी उतनी अमाउंट हमने उसके रेलेवेंट अकाउंट में चार्ज कर दी। तो ये हमारी क्या हो गई? एलोकेशन। ये हमारी क्या हो गई? एलोकेशन।
इसी तरीके से जो इसके बाद हमें उसने बताया हुआ है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी उसने हमें डिपार्टमेंट वाइज बताई है कि किसने कितनी कितनी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट यूज की है। हम उतनी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट उस रेलेवेंट डिपार्टमेंट में चार्ज कर दें। $1,20,000, 1,80,000, 60,000, 40,000, कितना बन जाता जी? 4 लाख बनता है। और अब हम इसको करेंगे टोटल, और इस टोटल को कहेंगे टोटल आफ्टर एलोकेशन। जी जी, मशीनिंग डिपार्टमेंट का टोटल बन जाता है 2,70,000। असेंबली का बन जाता है 2,20,000। फिनिशिंग का बन जाता है 1,70,000। स्टोर्स का बन जाता है 1,20,000। मेंटेनेंस का बन जाता है 40,000। और फाइनल टोटल हमारा बन रहा है 8,20,000। फाइनल टोटल हमारा बन जाता है 8,20,000। सो ये हमने कर ली है अपोर्शनमेंट। ये हमने क्या कर दी है? अपोर्शनमेंट। अब इस अपोर्शनमेंट में हम लोगों ने क्या करना है? ये एलोकेशन, हम सॉरी, हमने एलोकेशन कर दी। अब इसके अलावा हमारा कोई और एक्सपेंस ऐसा नहीं है कि जिसकी हम एलोकेशन कर सकें, यानी कि उसकी हमें क्या करनी पड़ेगी? उनकी हमें क्या करनी पड़ेगी? अपोर्शनमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो एक्सपेंडिचर्स हैं ये देखें, ये जो अदर एक्सपेंसेस इसने हमें बताई हैं, जैसे फैक्ट्री रेंट। अब फैक्ट्री रेंट के लिए सूटेबल बेस इंफॉर्मेशन क्या होगी? जी, फैक्ट्री रेंट के लिए सूटेबल बेस इंफॉर्मेशन क्या होगी? ये जो नीचे दी हुई है, प्रोवाइड की है इसने इंफॉर्मेशन, बेस इंफॉर्मेशन, इसमें से अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन क्या होगी ये इसकी अपोर्शनमेंट करने के लिए? स्पेस ऑक्यूपाइड, यानी कि इसके लिए सूटेबल बेस इंफॉर्मेशन इज स्पेस ऑक्यूपाइड। और लाइट एंड हीट के लिए भी सेम यही बेस सूटेबल होगी। हीट एंड लाइट के लिए भी सूटेबल बेस इंफॉर्मेशन यही होगी। हीट एंड लाइट के लिए भी सूटेबल बेस इंफॉर्मेशन यही होगी। नेक्स्ट, अब इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी के लिए सूटेबल बेस इंफॉर्मेशन क्या होगी? मशीन आर्स नहीं, देखें अनीस, अगर हम मशीन आर्स को यूज करेंगे बच्चे, तो फिर तो सारी कॉस्ट सिर्फ दो डिपार्टमेंट्स में शेयर होगी, मशीनिंग और असेंबली। बाकी तो किसी डिपार्टमेंट को चार्ज ही नहीं होगा। तो इसलिए इसमें ज्यादा अप्रोप्रिएट, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मशीन आर्ट सूटेबल बेस इंफॉर्मेशन इस सवाल में नहीं है। मशीन आर्ट से बेहतर है कि हम वैल्यू ऑफ मशीनरी को एज ए बेस यूज करें, क्योंकि वैल्यू ऑफ मशीनरी कम से कम हमारे पास सारे डिपार्टमेंट्स की गिवन है। तो अप्रोप्रिएट ये कि हम वैल्यू ऑफ मशीनरी को यूज करें, ना कि मशीन आर्ट्स को इस सवाल के अंदर। तो वैल्यू ऑफ मशीनरी
वैल्यू ऑफ मशीनरीज के लिए सूटेबल बेस होगी। अब इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग के लिए सूटेबल बेस इंफॉर्मेशन क्या होगी? जी, स्पेस ऑक्यूपाइड। एंड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी के लिए सूटेबल बेस इंफॉर्मेशन क्या होगी? शाबाश तारिक साहब। वैल्यू ऑफ मशीनरी, बिल्कुल ठीक है। और पावर यूजेज के लिए सूटेबल बेस इंफॉर्मेशन क्या होगी? नहीं 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 नहीं, पावर यूजेज के लिए नहीं, अमजद साहब जो यहाँ लिखी है उनमें से बताएं ना, किलोवाट आवर कौन सी बेस है यहाँ पे? इसके लिए सूटेबल बेस इंफॉर्मेशन होगी हॉर्स पावर। देखिए स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन में गिवन है वो उसमें से, यानी कि ये जो सवाल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इनमें से ये बेस इंफॉर्मेशन है, इनमें से बताएं सूटेबल बेस इंफॉर्मेशन। वो आप वो टेबल छोड़ दें, जो सवाल में टेबल गिवन है उसमें से सूटेबल बेस बतानी है। लास्ट, सैलरीज के लिए सूटेबल बेस इंफॉर्मेशन क्या होगी इनमें से? जी, सैलरीज के लिए सूटेबल बेस इंफॉर्मेशन। अनीस, फिर वही बेवकूफी है यार। देखें, अगर मैं लेबर आवर्स को बेस ले लूं, क्या लेबर आवर्स की सारे डिपार्टमेंट्स की मेरे पास अवेलेबल है? जी जाहिद साहब, कमर साहब, क्या लेबर आवर्स की बेस इंफॉर्मेशन सारे डिपार्टमेंट्स की आपके पास अवेलेबल है? आपके पास लेबर आवर्स की इंफॉर्मेशन है मशीनिंग डिपार्टमेंट की, असेंबली और फिनिशिंग की और स्टोर्स की, यानी कि असेंबली और मेंटेनेंस की लेबर आवर्स की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। अब अगर मैं लेबर आवर्स को बेस ले लूं और ये सैलरी एक्सपेंस को लेबर आवर्स की बेस पे अपोर्शन करूं, तो बच्चे ये 25,000 तो सिर्फ इन 3 डिपार्टमेंट्स में शेयर होगा, मशीनिंग में, फिनिशिंग में और स्टोर्स में, यानी कि असेंबली और मेंटेनेंस में तो कुछ भी चार्ज नहीं होगा, जो कि नाइंसाफी है। सारे वर्कर्स तो मशीनिंग डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में भी हैं और असेंबली डिपार्टमेंट में भी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सैलरी तो उन डिपार्टमेंट्स में भी बनती है। अब अगर आप ये पूरी लेबर कॉस्ट, सैलरी कॉस्ट 3 डिपार्टमेंट्स में डाल दें, तो इन 3 डिपार्टमेंट्स का क्या कसूर है? आप इनको क्यों इतनी ज्यादा कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं? तो उससे बेहतर है कि हम इसके अंदर जो सुटेबल बेस इंफॉर्मेशन है हमारे पास, वो है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। इसमें हमारे पास सूटेबल बेस इंफॉर्मेशन क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि हम नंबर ऑफ वर्कर्स को बेस लेंगे। हम इसमें किसको बेस लेंगे? नंबर ऑफ वर्कर्स को बेस लेंगे। और नंबर ऑफ वर्कर्स कौन से लेने हैं? टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स असेंबली के, मशीनिंग के 18, असेंबली के भी 18, फिनिशिंग के 12, स्टोर्स के 8 और मेंटेनेंस के 4, और वैसे टोटल वर्कर 16 है। चले जी, अभी क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। अब आप लोगों ने ये वर्किंग मुझे करके दिखानी है। इसमें सबसे पहला एक्सपेंस है हमारे पास फैक्ट्री रेंट, और फैक्ट्री रेंट की बेस हमारे पास है 1 लाख, और सॉरी फैक्ट्री रेंट हमारे पास एक्सपेंस है 1 लाख का। अब हमने इसकी अपोर्शनमेंट करनी है। फॉर्मूला याद है आप लोगों को? अपोर्शनमेंट का फॉर्मूला क्या था? अपोर्शनमेंट का फॉर्मूला था डिपार्टमेंट की बेस डिवाइडेड बाय टोटल बेस इनटू कॉमन कॉस्ट। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने।
जैसे अब देखें, अगर मैंने फैक्ट्री रेंट में से मशीनिंग का शेयर निकालना है तो क्या करूंगा, मशीनिंग का एरिया स्पेस ऑक्यूपाइड, इधर स्क्रीन पे जरा फोकस करें, मशीनिंग की स्पेस ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड इनटू 1 लाख। तो इस 1 लाख में से मशीनिंग डिपार्टमेंट का शेयर निकल आएगा। स्टूडेंट्स गॉट इट और नॉट? देखें जाहिद साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है जाहिद साहब? जाहिद साहब आपको स्क्रीन नजर आ रही है? ये जरा स्क्रीन पे देखें। देखें, हम लोगों के पास ये फैक्ट्री रेंट है। फैक्ट्री रेंट कितने का है? 1 लाख का। फैक्ट्री रेंट की कॉस्ट क्या है, कितनी है? 1 लाख रुपया। हमने इस 1 लाख में से मशीनिंग का शेयर अलहदा करना है, असेंबली का अलहदा करना है, फिनिशिंग का अलहदा करना है, स्टोर का अलहदा करना है, मेंटेनेंस का अलहदा करना है। यानी कि हमने इस 1 लाख को स्प्लिट करना है इन सारे डिपार्टमेंट्स में। तो उसके लिए हमारे पास जो सूटेबल बेस इंफॉर्मेशन है, डेट इज स्पेस ऑक्यूपाइड। अब इसमें मेंटेनेंस की स्पेस ऑक्यूपाइड है 1200, यानी कि डिपार्टमेंट बेस 1200 है। जिस डिपार्टमेंट की जिस डिपार्टमेंट का शेयर निकालना है उस डिपार्टमेंट की बेस इंफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय ये टोटल बेस इंफॉर्मेशन 3500। 3500 इज योर टोटल बेस, मल्टीप्लाई बाय कॉमन एक्सपेंस। कॉमन एक्सपेंस हमारे पास 1 लाख रुपए है। जी जाहिद साहब। जी कंफर्म जाहिद साहब, क्लियर हो गया मसला हल या नहीं? स्टिल एनीवन, अगर किसी को ये चीज नहीं समझ आई फिर पूछ लें, क्योंकि ये सारी वर्किंग यही चलनी है आगे। इसी तरह जब इसके बाद असेंबली का शेयर निकालेंगे तो असेंबली की बेस लेंगे 1000 डिवाइडेड बाय टोटल बेस हमारे पास 3500 मल्टीप्लाई बाय कॉमन एक्सपेंस 1 लाख। तो ये हमारे पास असेंबली का शेयर निकल आएगा। इसी तरह जब फिनिशिंग का शेयर निकालना होगा तो फिनिशिंग का एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया 3500 मल्टीप्लाई बाय कॉमन एक्सपेंस 1 लाख। सेम इसी तरीके से स्टोर्स का एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया 3500 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। फिर इसी तरीके से मेंटेनेंस का एरिया डिवाइड बाय टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। जी गॉट इट और नॉट? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें अभी। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो अभी ले लें। हाँ जी, अब इसमें हमारा पहला एक्सपेंस है फैक्ट्री रेंट, और इसके लिए हमारे पास सूटेबल बेस इंफॉर्मेशन क्या है? स्पेस ऑक्यूपाइड। इसके लिए हमारे पास सूटेबल बेस इंफॉर्मेशन क्या है? स्पेस ऑक्यूपाइड। और ये हमारा टोटल एक्सपेंस कितने का हो रहा है? 1 लाख का। हाँ जी, अब जरा इस 1 लाख का शेयर बताएं, मशीनिंग का शेयर कितना बनता है? मशीनिंग का एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, क्या वैल्यू आती है?
34,286 कर लेते हैं इसको। 5 के बाद 0.7 है तो हमने 85 की बजाय 86 कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। जी असेंबली, जाहिद साहब आपने बताना है असेंबली का शेयर कितना होगा। जाहिद साहब आंसर करेंगे और कोई नहीं। असेंबली का एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया 3500 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। जी जाहिद साहब। जाहिद साहब वेट कर रहे हैं यार हम लोग। जाहिद साहब मुझे एक चीज बताएं, असेंबली डिपार्टमेंट का कितना एरिया, स्पेस ऑक्यूपाइड कितनी है असेंबली डिपार्टमेंट की? कोई मसला नहीं है, टेंशन की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होकर बताएं। असेंबली डिपार्टमेंट में कितना एरिया है, स्पेस ऑक्यूपाइड कितनी है असेंबली डिपार्टमेंट की? शर्म वाली कोई बात नहीं यार, सीख रहे हैं, लर्निंग फेज में, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं पहली दफा में वर्ड्स होके बताएं असेंबली डिपार्टमेंट का एरिया कितना है? जाहिद साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? काइंडली कुछ हाँ ना में कुछ जवाब तो दें। देखें असेंबली डिपार्टमेंट का शेयर अगर हमने निकालना है तो हम असेंबली के लिखेंगे स्पेस ऑक्यूपाइड। असेंबली का स्पेस ऑक्यूपाइड है 1000 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया हमारे पास 3500 है, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 लाख से तो असेंबली का शेयर निकल आएगा। जी तारिक साहब। इसी तरह जब आपने फिनिशिंग का करना होगा, फिनिशिंग के लिए क्या करेंगे, फिनिशिंग का एरिया 700 लेंगे डिवाइडेड बाय 3500 करेंगे। इंटू 1 लाख। जी जाहिद साहब इट्स ओके। ये बड़ा मसला, जवाब नहीं देते। हाँ जी, ये जरा बताइएगा असेंबली का कितनी वैल्यू बनी जी? जी कमर साहब ने कैलकुलेट किया, उसके मुताबिक ये वैल्यू बन रही है 28,572। और फिनिशिंग की बन रही है 20,000। जी इसी तरह जरा मुझे स्टोर्स की कैलकुलेट करके दें। जी स्टोर्स की वैल्यू हो जाएगी 11,428.5 है तो 2429 लिख देंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट मेंटेनेंस की वैल्यू बताइएगा।
5714। जी ओके हो गया ये। इसी तरीके से अब हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेंस है, अच्छा यानी कि ये जो अमाउंट्स हमने निकाली है 34,286, 28,572, 20,000, 1 लाख, 11,429 और 5,714, ये 1 लाख का के इक्वलेंट होगा इनका टोटल। इन सब का टोटल 1 लाख के इक्वल आएगा। ये मेंटेनेंस वाली जरा आप मुझे वैल्यू बताते हैं एग्जैक्ट क्या आ रही थी आशिर? मेंटेनेंस वाले की टोटल अमाउंट एग्जैक्ट क्या आ रही थी, ये बता सकते हैं? और ये असेंबली वाले की? असेंबली की ये 571 होगा, क्योंकि 0.4 है, लेस देन 5 है पॉइंट के बाद वाला, तो इसलिए इसको 1 रहने देंगे। जी इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस हमारे पास आ रहा है हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट और इसके लिए भी हमारे पास जो बेस इंफॉर्मेशन है वो स्पेस ऑक्यूपाइड है, और एक्सपेंस है ये हमारे पास 80,000 का। एक्सपेंस है 80,000 का। शाबाश, जरा निकालेंगे वैल्यू। अब ये करेंगे, मशीनिंग का शेयर निकालना है। अब हमने मशीनिंग का शेयर निकालना है, तो क्या करेंगे? मशीनिंग की बेस जाहिद साहब डिवाइडेड बाय टोटल बेस ये इनटू, अब हमारा कॉमन एक्सपेंस क्या है? 80,000। 1200 डिवाइडेड बाय 3500 मल्टीप्लाई बाय 80,000। इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। फिर इसी तरीके से जब असेंबली का शेयर निकालना होगा तो असेंबली की बेस डिवाइडेड बाय टोटल बेस इनटू 80,000। फिर फिनिशिंग की बेस डिवाइडेड बाय टोटल बेस इनटू 80,000। स्टोर्स की बेस डिवाइड बाय टोटल बेस इनटू 80,000। फिर मेंटेनेंस की बेस डिवाइड बाय टोटल बेस इनटू 80,000। इस तरह से हमने शेयर निकालने हैं। एक्सीलेंट हो गया जाहिद साहब, जबरदस्त। जी ये वैल्यू बन रही है, फर्स्ट वैल्यू 27,428 जी, एग्जैक्ट 428 आ रही है। जी जाहिद साहब, हमारे साथ जी गिलगित से भी कुछ लोग हैं माशाल्लाह से, वेलकम जी। गिलगित के लोग तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं जी। ये जरा एग्जैक्ट वैल्यू बताएं क्या बनती है? साकिब साहब मैं क्या पूछ रहा हूँ यार, आप आगे असेंबली में भाग गए भाई, इधर मुझे पहले मशीनिंग का तो क्लियर कर दें। ये एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है? आप लोग खुद राउंड ऑफ करके मत मैसेज में लिखें, जो एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेटर में आती है वो लिखा करें। राउंडिंग ऑफ मुझे करने, मेरे पे छोड़े राउंडिंग ऑफ, ताकि मैं फाइनल करूं कि यहाँ राउंड ऑफ करना है या नहीं। आप लोग वैल्यू राउंड ऑफ करके मत लिखें। तो जाहिद साहब चूंकि ये 428.57 था, इसलिए हम इसको 429 लिख दिया हमने। शाबाश, अब असेंबली का करेंगे। हाँ जी, अब असेंबली का जरा शेयर निकालें।
असेंबली की बेस 1000 है, डिवाइडेड बाय टोटल बेस 3500 है, डिवाइडेड बाय टोटल बेस 3500 है, मल्टीप्लाई बाय 80,000। जी ये वैल्यू बन रही है 22,857। एक्सेलेंट हो गया, 857, 22,857। जी इसी तरीके से फिनिशिंग का, अब फिनिशिंग की बेस डिवाइड करें टोटल बेस 3500 से और मल्टीप्लाई कर दें 80,000 से। शाबाश भाई साहब, एक्सेलेंट। अब आगे फिनिशिंग का निकालना है। ये बनेगा फिनिशिंग का 16,000। जी जाहिद साहब, फिनिशिंग का क्या बन गया 16,000। फिनिशिंग की बेस को डिवाइड करें टोटल 3500 से और मल्टीप्लाई 80,000 से करना है। ये जाहिद साहब आपने स्टोर का कैलकुलेट कर लिया है। स्टोर की वैल्यू आ रही है 9143 लिख देंगे इसको। ठीक हो गया, शाबाश। अब मेंटेनेंस का निकालें, मेंटेनेंस की वैल्यू कैलकुलेट करें। फोर 571 ये बनेगी मेंटेनेंस की वैल्यू। एक्सीलेंट जाहिद साहब, फाइनली आपको समझ आ गई, गुड। अच्छा, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है एक्सपेंस, दैट इज इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी। नेक्स्ट एक्सपेंस हमारा क्या है, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, और ये एक्सपेंस कितने का है 20,000 का। और इसके लिए सूटेबल बेस क्या है, वैल्यू ऑफ मशीनरी। ये और ये एक्सपेंस है 20,000 रुपीज का। जी जाहिद साहब, अब इसमें हमने बेस लेना है मशीन वैल्यू को, वैल्यू ऑफ मशीनरी को बेस लेंगे। तो मशीनिंग डिपार्टमेंट में वैल्यू ऑफ मशीनरी है 500। मशीनिंग डिपार्टमेंट में, मशीनिंग डिपार्टमेंट की बेस 500 है, जबकि टोटल बेस कितनी है 1000। 500 डिवाइडेड बाय टोटल बेस 1000 मल्टीप्लाई बाय 20,000। शाबाश स्टूडेंट्स, शाबाश जाहिद साहब, एक्सेलेंट हो गया। नेक्स्ट असेंबली। असेंबली में मशीनरी, असेंबली में वैल्यू ऑफ मशीनरी है 250। 250 डिवाइडेड बाय 1000, टोटल बेस 1000 है, इनटू 20,000। ये बन गया जी 5000। ये कितना बन गया 5000। शाबाश स्टूडेंट्स। अब हमने निकालना है फिनिशिंग। फिनिशिंग में हमारी बेस है 200।
200 divided by 1000 into 20,000. $4,000 वैल्यू। शाबाश जाय साहब। अब स्टोर्स में बेस है 40 डिवाइडेड बाय 1000 into 20,000। एक्सीलेंट जी। 800 शाबाश। और नेक्स्ट मेंटेनेंस। शाबाश स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट, गुड जॉब। मेंटेनेंस में बेस है 10 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 20,000। ये वैल्यू आ जाएगी 200। शाबाश। नेक्स्ट अब हमारे पास एक्सपेंस है इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, और बिल्डिंग के लिए सूटेबल बेस है हमारे पास स्पेस ऑक्यूपाइड। और इसके लिए सूटेबल बेस इंफॉर्मेशन इज स्पेस ऑक्यूपाइड, और ये एक्सपेंस है हमारा 50,000 रुपीज का। ₹50,000 का एक्सपेंस है जी। पहला शेयर इसमें मशीनिंग का एरिया 1200। मशीनिंग का शेयर 1200 डिवाइडेड बाय टोटल बेस 3500 into 50,000। ये वैल्यू बन जाएगी 17,143 राउंड ऑफ करने के बाद। जी, इज डेट क्लियर और नॉट? यस और नो? जी जाहिद साहब, इज डेट क्लियर? ओके हो गया। चलें असेंबली। अब असेंबली का एरिया कितना है? असेंबली का एरिया 1000। असेंबली का एरिया 1000 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया 3500 into 50,000। जी जाहिद साहब, ये लोग बता रहे हैं वैल्यू 14,258 285.7 है, तो 286 कर देते हैं। गुड हो गया। अब जरा फिनिशिंग का शेयर बताएं। शाबाश जाहिद साहब। स्टोर्स का शेयर निकालें जी। शाबाश जी, 5714। नेक्स्ट अगला मेंटेनेंस का शेयर निकालें जी। $2857 बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी।
डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी हमारा एक्सपेंस है और इसकी बेस होगी वैल्यू ऑफ मशीनरी। और इसके लिए सूटेबल बेस होगी वैल्यू ऑफ मशीनरी, और ये एक्सपेंस है हमारे पास 70,000 का। जी, इसमें शेयर निकालना है। मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन वैल्यू है 500 की, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू 1000 है, मल्टीप्लाई बाय 70,000। शाबाश जाहिद साहब आप माशाल्लाह सवात में बैठे हुए हैं, बिल्कुल जन्नत में। बहुत खूबसूरत जगह है यार, बहुत दिल चाहता है वहां जाने को, भी तो कभी चक्कर नहीं लगा। जी, असेंबली असेंबली में 250 बेस है, डिवाइडेड बाय टोटल बेस 1000, मल्टीप्लाई बाय 70,000। इट्स ओके जाहिद साहब, कोई इशू नहीं है। 17,500। 17,500। जी, फिनिशिंग फिनिशिंग का ये 14,000 बता रहे हैं जी। चलें जी, स्टोर्स में आए। स्टोर्स की बेस है कितनी, 40 डिवाइडेड बाय 1000। शाबाश जाहिद साहब, 40 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 70,000। और इसी तरीके से मेंटेनेंस को करेंगे। मेंटेनेंस की बेस 10 है, डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 70,000, वैल्यू आ जाएगी 700। अब अगला एक्सपेंस है हमारे पास पावर यूजेज, और 40,000 का है, और इसके लिए बेस क्या होगी, हॉर्स पावर। जी, इसमें तो डायरेक्ट परसेंटेज लिखी हुई है, डायरेक्ट परसेंटेज अप्लाई कर दें जाहिद साहब। 40,000 का 35% आई गेस, डायरेक्ट परसेंटेज ले लें। 40,000 का 35%, 14,000, बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट अब 25% लेना है। 40,000 का 25% जो है वो 10,000 होगा। फिनिशिंग 15% लेना है, 40,000 का 15%, 6,000। स्टोर्स में भी 15%, 6,000। और मेंटेनेंस में आई गेस 10%, 4,000।
इसके बाद हमारा एक्सपेंस है सैलरीज। सैलरीज का एक्सपेंस है 25,000 का। और इसके लिए हम बेस लेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। इसके लिए हम बेस क्या लेंगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। जी जायद साहब, मशीनिंग में कितने वर्कर्स हैं? 18 वर्कर्स। मशीनिंग में टोटल वर्कर्स हैं 18 डिवाइड बाय टोटल वर्कर्स हैं 60। 18 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 25,000। 7,500 कह रहे हैं जी। ये हम टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स को बेस ले रहे हैं। इसी तरह असेंबली में भी 18 वर्कर्स हैं, तो वहां भी वैल्यू 7,500 ही होगी। फिनिशिंग में 12 वर्कर्स हैं, 12 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 25,000, तो फिनिशिंग में 5,000 आ जाएगा। स्टोर्स में कितने वर्कर्स हैं? स्टोर्स में हमारे पास 8 वर्कर्स हैं, 8 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 25,000। जी जायद साहब, अब स्टोर्स की बारी है। स्टोर्स में बेस 8 वर्कर्स डिवाइड बाय 60 वर्कर्स, ये ठीक है, शाबाश, गुड हो गया। मेंटेनेंस में 4 वर्कर्स हैं, 4 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 25,000, हम इसको लिखेंगे 1667। ये हमने पहले टोटल निकाला था, टोटल आफ्टर एलोकेशन। इसमें मशीनिंग की वैल्यू बनी थी 2,70,000, असेंबली की बनी थी 2,20,000, फिनिशिंग की बनी थी 1,70,000, स्टोर्स की बनी थी 1,20,000, मेंटेनेंस की बनी थी 40,000 और टोटल बना था 8,20,000। अब हमने, अच्छा, अब ये जो टोटल था, टोटल आफ्टर एलोकेशन, ये हमें बता रहा था कि हर डिपार्टमेंट की अपनी जाती इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी है, यानी कि जिसमें किसी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ किसी किस्म की कोई शेयरिंग शामिल नहीं है। यानी कि 2,70,000, 2,20,000, 1,70,000, 1,20,000, 40,000, ये वो कॉस्ट हैं जो हर डिपार्टमेंट की अपनी जाती कॉस्ट है। इसमें किसी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ किसी किस्म की कोई कॉस्ट शेयर नहीं हो रही। ठीक है, ये हर डिपार्टमेंट की अपनी सेल्फ क्रिएटेड जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अब नीचे जो कुछ कॉमन एक्सपेंडिचर्स थे, हमने उनको अपोर्शन किया और अब हमने निकालना है टोटल आफ्टर एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट, यानी कि उसमें ये वाला टोटल भी शामिल होगा। जी जायद साहब, जी, अब वो जो 2,70,000 का जो टोटल ऊपर लिखा हुआ है, 2,70,000 का जो टोटल है वो, और प्लस इस पूरे कॉलम में
जो नीचे वैल्यूज आ रही मशीनिंग में उनको ऐड करें। करें जी, सब लोग टोटल करें जरा, शाबाश। जी ये पहला टोटल ये बता रहे हैं आशिर साहब 4,15,358। 4,15,358 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट टोटल करें असेंबली डिपार्टमेंट का। जी ये आशिर साहब ने नहीं, आशिर वो 2,20,000 भी तो ऐड करना है। जी कमर साहब ये वैल्यू बन रही है 3,25,714। कमर साहब 714 आता है, 444 नहीं आता। नेक्स्ट जी फिनिशिंग का टोटल कीजिएगा। जी 2,45,000 बिल्कुल ठीक है। स्टोर्स का टोटल करें जी। शाबाश जाहिद साहब, शाबाश हसान। स्टोर्स का टोटल कीजिएगा। जी स्टोर्स की वैल्यू बनेगी 1,59,219 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मेंटेनेंस का टोटल। $59,709 ठीक हो गया। और ये फाइनल टोटल कितना बन रहा है? नहीं आसान कैलकुलेशन एरर किया कुछ आपने, 709 आता है। फाइनल कॉलम का टोटल कीजिएगा। हाँ जी यही बनेगा एग्जैक्टली। ये हमारे पास निकला जी टोटल आफ्टर एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट। टोटल आफ्टर एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इस तरह से है कि यहाँ पर आप लोग भी नमाज की ब्रेक कर लें 10 मिनट्स की। तो नमाज के बाद हम लोग इंशाल्लाह इसकी रीअपोर्शनमेंट करेंगे इसी क्वेश्चन की
रीअपोर्शनमेंट करेंगे। तो आप लोग भी 10 मिनट्स की ब्रेक कर लें, देन यहीं से शुरू करते हैं।
अच्छा, ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो अनीस साहब भी क्वेश्चन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो मशीनरी है ये तो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में यूज होती है, यानी कि प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होती है, तो इसकी डेप्रिसिएशन और इसकी इंश्योरेंस हमने सर्विस सेंटर्स में क्यों चार्ज किया, स्टोर्स और मेंटेनेंस को क्यों चार्ज किया? तो उसकी रीजन ये मैं आपको बता दूं कि ये जो अनीस साहब जो मशीन एक्सपेंस हमने लिखा ना, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, ये सिर्फ मशीनरी वो नहीं है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में यूज होती है, ये टोटल अमाउंट की मशीनरी है, यानी कि स्टोर डिपार्टमेंट में जो मशीनरी मौजूद है उसकी वैल्यू, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जो मशीनरी मौजूद है उसकी वैल्यू, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जो मशीन मौजूद है उसकी वैल्यू, असेंबली डिपार्टमेंट में जो मशीनरी मौजूद है उसकी वैल्यू, मशीनिंग में डिपार्टमेंट में जो मशीनरी मौजूद है उसकी वैल्यू, सारे डिपार्टमेंट्स की जो मशीनरीज हैं उनकी वैल्यूज का टोटल 20,000 और ये 70,000 है, यानी कि सिर्फ ये एक मशीन की वैल्यू नहीं है, यानी कि इन सब डिपार्टमेंट्स में जो मशीनरी यूज हो रही है उनकी वैल्यूज का कलेक्टिव सम ये अमाउंट है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने करनी है रीअपोर्शनमेंट। अच्छा, अब हमने इनकी रीअपोर्शनमेंट करनी है, यानी कि यही क्वेश्चन जो भी हम कर रहे थे उसी क्वेश्चन की रीअपोर्शनमेंट करेंगे। अब ये देखें, ये टोटल आफ्टर अपोर्शनमेंट हमारे पास निकल आया मशीनिंग का 4,15,358 रुपीज, असेंबली का निकला 3,25,714 रुपीज, फिनिशिंग का 2,45,000, स्टोर्स का 1,59,219 और मेंटेनेंस का 59,709, और ये टोटल अमाउंट बन गई 1,02,05,000। ये इस तरह से है। अब रीअपोर्शनमेंट क्या है? रीअपोर्शनमेंट जैसे नाम से जाहिर है कि एक वो कॉस्ट जो ऑलरेडी अपोर्शन हो गई हुई है उसको फिर से रीअपोर्शन करना, एक खर्चा जो ऑलरेडी अपोर्शन हो गया हुआ है उसको दोबारा फिर रीअपोर्शन करना। हाँ, आप कह सकते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो कॉस्ट ऑलरेडी हमने अपोर्शन कर दी थी अब उसको दोबारा फिर रीअपोर्शन करना। लेकिन कौन सी कॉस्ट को रीअपोर्शन करना है? हमने इसके अंदर रीअपोर्शन करना है सर्विस सेंटर्स के टोटल्स को। उसकी वजह बताता हूं। हमने पहला टोटल निकाला, टोटल आफ्टर एलोकेशन, जिससे हमें यह पता चला कि हर डिपार्टमेंट की अपनी जाती इनडायरेक्ट कॉस्ट को कितनी कितनी है, जिसमें किसी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ शेयरिंग नहीं है। ठीक है, फिर हमने निकाला टोटल आफ्टर अपोर्शनमेंट, वो ये है हर डिपार्टमेंट की टोटल ओवरहेड कॉस्ट कितनी बनती है, जिसमें उन डिपार्टमेंट्स की अपनी जाती इनडायरेक्ट कॉस्ट भी शामिल है और वो जो कंबाइन इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो भी शामिल है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि ये जो दो सर्विस सेंटर्स हैं, स्टोर्स और मेंटेनेंस, स्टोर्स और मेंटेनेंस में जो कॉस्ट रिफ्लेक्ट हो रही है, जैसे स्टोर्स में लिखी हुई है 1,59,219 और मेंटेनेंस में लिखा हुआ है 59,709, ये जो वैल्यू स्टोर्स और मेंटेनेंस में जो आ रही हैं, ये तो इन दोनों डिपार्टमेंट्स में तो खर्चा, ये कॉस्ट इस वजह से लग रही है क्योंकि ये सर्विस सेंटर्स को सर्विसेज, ये प्रोडक्शन सेंटर्स को सर्विसेज दे रहे हैं। यानी कि स्टोर्स डिपार्टमेंट ने चूंकि मशीनिंग को, असेंबली और फिनिशिंग को सर्विसेज दी हैं, यानी कि मशीनिंग, असेंबली, फिनिशिंग को जब कोई मटेरियल चाहिए होता तो स्टोर वाला उसको इशू कर देता था, इस वजह से स्टोर डिपार्टमेंट में खर्चा हुआ। यानी कि स्टोर डिपार्टमेंट ने मशीनिंग, असेंबली और फिनिशिंग डिपार्टमेंट को सर्विसेज दी है, इस वजह से स्टोर डिपार्टमेंट में कॉस्ट लगी है। इसी तरह मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने भी मशीनिंग, असेंबली और फिनिशिंग को सर्विसेज दी हैं, इस वजह से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में खर्चा हुआ। यानी कि अगर स्टोर्स डिपार्टमेंट और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स को सर्विसेज ना देते तो फिर स्टोर्स और मेंटेनेंस का खर्चा भी ना होता। तो इनका खर्चा तो होने की वजह ही यही है कि इन्होंने मशीनिंग, असेंबली और फिनिशिंग को सर्विसेज दी हैं, इसलिए इन डिपार्टमेंट्स में कॉस्ट लगी है। इसका मतलब ये हुआ, देखो स्टूडेंट्स, मशीनिंग, असेंबली और फिनिशिंग जो है ये हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स हैं,
ये तीनों हमारे क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। अब प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स में जो कॉस्ट इनकर हो रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स में जो कॉस्ट इनकर हो रही है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, वो ज़ाहिर है प्रोडक्शन पर्पस के लिए हो रही है, लिहाजा वो तो प्रोडक्शन ओवरहेड ही है। यानी कि ये 4,15,358 ये तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, 3,25,714 और 2,45,000 ये तीनों प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। लेकिन अब स्टोर्स और मेंटेनेंस में जो खर्चा हुआ है वो भी प्रोडक्शन की वजह से हुआ है, क्योंकि स्टोर्स और मेंटेनेंस ने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्विसेज दी हैं, इस वजह से उनमें खर्चा हुआ है। यानी कि स्टोर्स और मेंटेनेंस में भी जो कॉस्ट लगी है वो प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करने की वजह से लगी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को हेल्प आउट करने की वजह से लगी है। तो इसका मतलब जो स्टोर्स और मेंटेनेंस का टोटल है वो भी फिर आपके प्रोडक्शन ओवरहेड्स, क्योंकि प्रोडक्शन ओवरहेड्स की डिस्क्रिप्शन तो यही है कि कोई भी ऐसी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो प्रोडक्ट बनाने में लगे, प्रोडक्शन की वजह से लगे या प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करने की वजह से लगे, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। तो इसका मतलब स्टोर्स और मेंटेनेंस में जो खर्चा हुआ है वो तो हुआ ही इस वजह से है क्योंकि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्विसेज दे रहे थे। अगर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्विसेज ना देते तो इनका खर्चा भी ना होता। तो इनमें जो खर्चा हुआ है उसकी तो मेन वजह यही है कि इन्होंने उसको सर्विस दी है। इन डिपार्टमेंट्स में जो कॉस्ट लगी है, जो खर्चा हुआ है, उस खर्चे की तो वजह ही यही है कि इन्होंने उसको सर्विस दी है, जिसकी वजह से इस डिपार्टमेंट में कॉस्ट लग रही है। सो अब हम करने क्या जा रहे हैं, बेसिकली स्टोर्स और मेंटेनेंस में जो खर्चा हुआ है वो ड्यू टू मशीनिंग, असेंबली और फिनिशिंग की वजह से हुआ है। अब रीअपोर्शनमेंट में हमने ये करना है कि हमने स्टोर्स और मेंटेनेंस की कॉस्ट को दोबारा से अपोर्शन कर देना है, किस पे, मशीनिंग, असेंबली और फिनिशिंग पे। वजह, अब देखो स्टोर्स और मेंटेनेंस में जो कॉस्ट लग रही है वो उनकी वजह से तो लग ही नहीं रही, वो तो लगी मशीनिंग, असेंबली और फिनिशिंग की वजह से लग रही है। यानी कि मशीनिंग डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं, इनके काम करने की वजह से तो स्टोर्स और मेंटेनेंस में खर्चा हो रहा है। यानी कि आपके मशीनिंग डिपार्टमेंट जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, असेंबली डिपार्टमेंट जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है और जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, ये जो तीनों प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, ये जो तीनों डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं, उसकी वजह से स्टोर्स और मेंटेनेंस में खर्चा हो रहा है। यानी कि इनकी वजह से जो खर्चा इनके अपने डिपार्टमेंट्स में हो रहा है वो तो हमारे सामने है। लाइक मशीनिंग डिपार्टमेंट में टोटल ओवरहेड कॉस्ट ये लगी है, लेकिन मशीनिंग के काम करने की वजह से कुछ खर्चा स्टोर्स और मेंटेनेंस में भी हुआ है। इसी तरह असेंबली डिपार्टमेंट ने जो काम किया उस काम की कॉस्ट जो असेंबली डिपार्टमेंट में लगी वो तो हमारे सामने है, लेकिन असेंबली डिपार्टमेंट की वजह से स्टोर्स और मेंटेनेंस में भी खर्चा हुआ। और इसी तरह फिनिशिंग डिपार्टमेंट ने जो काम किया उसकी कॉस्ट हमारे सामने, लेकिन उसकी वजह से स्टोर्स और मेंटेनेंस में जो खर्चा हुआ वो भी हम स्टोर्स और मेंटेनेंस में शामिल है। तो हम करने क्या जा रहे हैं, हम स्टोर्स और मेंटेनेंस की कॉस्ट को दोबारा से शेयर करेंगे अपने मशीनिंग, असेंबली और फिनिशिंग। यानी कि जैसे ये स्टोर्स की वैल्यू है तो इसमें चार्ज होगी, असेंबली में चार्ज करेंगे, मशीनिंग में चार्ज करेंगे। इसी तरीके से जो आपका मेंटेनेंस है उसका कुछ शेयर असेंबली में चार्ज होगा, मशीनिंग में चार्ज होगा, फिनिशिंग में चार्ज होगा। और जब हम स्टोर्स और मेंटेनेंस की कॉस्ट को उठा के मशीनिंग डिपार्टमेंट में चार्ज कर देंगे, असेंबली में चार्ज कर देंगे, फिनिशिंग में चार्ज कर देंगे, तो स्टोर्स और मेंटेनेंस का अपना बैलेंस जीरो हो जाएगा। स्टोर्स और मेंटेनेंस का अपना बैलेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस प्रोसेस का नाम रीअपोर्शनमेंट। जी स्टूडेंट्स, रीअपोर्शनमेंट समझ में आई? यानी कि सर्विस सेंटर्स की कॉस्ट को उठा के दोबारा से प्रोडक्शन सेंटर्स पे चार्ज कर देना, सर्विस सेंटर्स की कॉस्ट को उठा के दोबारा से प्रोडक्शन सेंटर्स पे चार्ज कर देना, इस प्रोसेस का नाम रीअपोर्शनमेंट है। यानी कि जिसमें सर्विस सेंटर्स का बैलेंस निल हो जाएगा। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो क्वेश्चन था हमारा उसमें मैं दोबारा जरा 2 मिनट के लिए जा रहा हूँ, आप लोग भी इधर जरा फोकस करेंगे। रीअपोर्शनमेंट में भी हमारा फॉर्मूला वही रहेगा जो अपोर्शनमेंट का फॉर्मूला है। इसमें भी हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट की बेस लेंगे, क्योंकि बेसिकली तो हो अपोर्शनमेंट ही रही है तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, डिपार्टमेंट की बेस डिवाइडेड बाय टोटल बेस। लेकिन अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सर्विस कॉस्ट सेंटर की कॉस्ट के साथ।
सर्विस कॉस्ट सेंटर की जो बैलेंस है, जैसे स्टोर्स का जो बैलेंस है, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें उसने दो बेसिस दिए हैं। एक उसने दिया मटेरियल रेक्विजिशन। देखिए, मटेरियल रेक्विजिशन जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स भेजते हैं स्टोर्स डिपार्टमेंट, जिसकी बेस पर स्टोर वाला उन्हें मटेरियल इशू करता है। अब जिस डिपार्टमेंट ने जितनी ज्यादा रेक्विजिशंस भेजी हैं, इसका मतलब स्टोर डिपार्टमेंट ने उतनी ज्यादा सर्विस उन डिपार्टमेंट्स को दी है। तो स्टोर्स की कॉस्ट को रीअपोर्शन करने के लिए हम लोग ये मटेरियल रेक्विजिशन की जो इंफॉर्मेशन है, इसको बेस बना सकते हैं, इसको बेस के तौर पे यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से मेंटेनेंस आवर्स, किस डिपार्टमेंट ने कितने घंटे की मेंटेनेंस करवाई है, तो मेंटेनेंस को रीअपोर्शन करने के लिए हम मेंटेनेंस आवर्स की जो इंफॉर्मेशन है उसको एज ए बेस यूज कर सकते हैं। मेंटेनेंस आवर्स की जो बेस इंफॉर्मेशन है उसको यूज कर सकते हैं। बात समझे नहीं समझे? तो ये हमारे लिए रेलेवेंट बेस इंफॉर्मेशन होगी। अब आपने मुझे वन बाय वन ये बतानी है ताकि हम इसको उधर अप्लाई करें क्वेश्चन में। स्क्रीनशॉट लेना है या डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाऊं? नहीं, करवाना तो मैंने है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें हम करेंगे स्टोर्स डिपार्टमेंट। स्टोर्स डिपार्टमेंट का जो बैलेंस है वो है 1,59,219। जी, इसको हमने शेयर करना है मशीनिंग, असेंबली और फिनिशिंग में। जी, मशीनिंग का पहले शेयर निकालेंगे और मशीनिंग की इसमें रीअपोर्शनमेंट के लिए हमारे पास जो सूटेबल बेस इंफॉर्मेशन है, दैट इज मटेरियल रेक्विजिशन। सूटेबल बेस इंफॉर्मेशन क्या है? मटेरियल रेक्विजिशन, और बैलेंस है हमारे पास 1,59,219। हाँ जी, बताएं जरा, मशीनिंग का शेयर कितना होगा? मशीनिंग की बेस लें, 150 रेक्विजिशन है, डिवाइडेड बाय टोटल रेक्विजिशन 300, मल्टीप्लाई 1,59,219। 1,59,219। जी, इसमें वैल्यू आ गई मशीनिंग में 79,610। शाबाश जाय साहब जी। इसी तरीके से असेंबली, असेंबली में कितनी रेक्विजिशन थी? 100 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 1,59,219। असेंबली का शेयर बन गया 53,073। इसी तरीके से फिनिशिंग, फिनिशिंग में 50 रेक्विजिशंस, 50 डिवाइडेड बाय 300 इंटू दिस, ये वैल्यू बन जाएगी 26,537। 536 ही रहने देंगे, उसकी वजह यह कि हमने एक दफा उसको राउंड ऑफ कर लिया था, तो इसको 36 ही रहने दें। और मेंटेनेंस में कोई वैल्यू चार्ज नहीं हुई। इसी तरीके से अब हमने करना है मेंटेनेंस आवर्स को बेस लेना है, और हमारा एक्सपेंस है 59,709। जी बताइएगा। मशीनिंग डिपार्टमेंट का शेयर, शाबाश जाहिद साहब, एक्सीलेंट जॉब होगी, दिल खुश कर दिया आपने। 29,800
55 कर देंगे हम इसको, 54.5 है तो 55 कर दिया। नेक्स्ट असेंबली, शाबाश जाहिद साहब। 20,000 898 कह रहे हैं जी ये लोग, और फिनिशिंग का बनेगा 8,956, और स्टोर्स और टोटल में कोई चीज नहीं चेंज हो रही। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इनको टोटल, और हम इसको कहेंगे कि ये हमारे क्या हैं, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। जी मशीनिंग का टोटल कीजिएगा, 5,24,823। शाबाश जाहिद साहब, ये ऊपर वाला टोटल भी इसमें शामिल होगा, यानी कि अब ये मशीनिंग डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है उसकी वजह से जो टोटल कॉस्ट मशीनिंग की बनती है वो 5,24,823 है, जिसमें से 4,15,358 उसके अपने डिपार्टमेंट में लग रही है, और बकाया जो इससे अलग ऊपर वाली है वो बाकी स्टोर्स और मेंटेनेंस में लग रही है इसकी वजह से। हाँ जी, असेंबली का टोटल, असेंबली का टोटल ये बता रहे हैं जी 3,99,685। एंड व्हाट अबाउट फिनिशिंग, फिनिशिंग का ये बता रहे हैं 2,80,492। स्टोर्स का बैलेंस नील हो गया, मेंटेनेंस का बैलेंस नील हो गया, और हमारा टोटल कॉलम का बैलेंस 1,02,05,000 बन, वो हमने एज इट इज वहां पे लिख दिया। ये हमारे बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड। देखो टोटल आफ्टर अपोर्शनमेंट ये बता रहा था कि हर डिपार्टमेंट में टोटल ओवरहेड कॉस्ट कितनी कितनी लगी। अब आफ्टर रीअपोर्शनमेंट जो बैलेंस आ रहा है मशीनिंग का, ये बता रहा है कि मशीनिंग डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है उसकी वजह से टोटल ओवरहेड कॉस्ट कितनी लग रही है, यानी कि इस मशीनिंग की वजह से उसके अपने डिपार्टमेंट की और उसकी वजह से जो दूसरे डिपार्टमेंट्स में लग रही थी वो भी टोटल करके मशीनिंग डिपार्टमेंट जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उसकी वजह से टोटल खर्चा हमारा ये हो रहा है, उसकी वजह से हमारी टोटल कॉस्ट ये आ रही है। तो ये है हमारे बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। जी स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को कुछ आइडिया होगा कि ओवरहेड एनालिसिस शीट कैसे बन रही है, यानी कि ये वही शीट कंटिन्यू हो रही है, ये अलहदा नहीं है। वो जो अभी हम पिछली स्लाइड, पिछले पेज पे जो हम ओवरहेड एनालिसिस शीट बना रहे थे ये वही चल रही है, क्योंकि स्लाइड पे वो पूरी नहीं आ रही थी, इसकी आधा हिस्सा मैंने अगले पेज पे। ठीक है जी, इन वीकेंड पे आपने इसको ही अच्छे तरीके से जरा आपने करना है। ठीक है, ये ओवरहेड अपोर्शनमेंट, एलोकेशन, री अपोर्शनमेंट, री अपोर्शनमेंट, इसको जरा अच्छे तरीके से करके आना है। नहीं, एग्जाम में आएगा छोटे छोटे एमसीक्यू, जैसे कल आप एग्जाम्पल नंबर 1 करके आए थे, कल जो आपको होमवर्क में मैंने दी थी एग्जाम्पल नंबर 1, उस टाइप के सवाल टेस्ट हो। भाई जार है, इतना लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन तो नहीं आएगा ये, लेकिन प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा सवाल है। ओके जी, कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह फिर आपसे। मैं जी बात करता हूँ भट्ट साहब से टेस्ट।